नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और हम आर्थिक समीक्षा हमारी पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हो चुके हैं। और आज चौथा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उद्योग क्षेत्र, उसको हम डिस्कशन करेंगे पूरा अच्छे से। तो और उसके जो प्रश्न जैसे जैसे बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज है आरएएस प्रीलिम्स के लिए, जो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये केवल जो आरएएस में सेलेक्टेड है उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई है। और इसकी प्राइस है केवल 899 रुपये। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, आपके सिलेबस का रिवीजन भी होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलेगा और आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे उद्योग क्षेत्र। इससे पहले जो हमने पूरे कर लिए हैं वो पढ़ लिए हैं। सबसे पहले तो जो वृहद आर्थिक परिदृश्य है राजस्थान का, पहला चैप्टर है हमारी आर्थिक समीक्षा का, वो हमने पूरा कर लिया है। और इसके बाद में जो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था कृषि क्षेत्र का, कृषि व संबद्ध क्षेत्र। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, वो हमने पढ़ लिया था ग्रामीण विकास का। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा फोर्थ टॉपिक है, ये है उद्योग क्षेत्र। तो आज जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है उद्योग क्षेत्र का। तो आप विस्तार से लगातार बने रहिए ताकि हम आर्थिक समीक्षा समय पर ही अपनी पूरी कर पाए। उद्योग क्षेत्र हम देखते हैं और हम वैसे ही डिस्कशन करेंगे जैसा हमारे पेपर में अंदर प्रश्न आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर किस किस गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले तो खनन और उत्खनन, जो माइनिंग सेक्टर है वो भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद में है विनिर्माण, जो मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद में देखिए विद्युत, गैस और जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम के आगे तो लिखा हुआ है सर्विसेज, लेकिन ये आती है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। किसमें आती है ये? औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत, गैस और जलापूर्ति जो सेवाएं होती हैं वो भी उद्योग क्षेत्र के अंदर ही शामिल की जाती हैं। और फिर है निर्माण या कंस्ट्रक्शन की जो सर्विसेज हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं, जो रियल इस्टेट का जो सेक्टर है वो इसके अंदर भी शामिल किया जाता है। तो 1 2 3 4 यानी मकानों का निर्माण भी इसके अंदर शामिल होता है। जबकि रियल एस्टेट जो सर्विस होती है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। तो इस तरह से 4 चीजें हैं जो उद्योग क्षेत्र के अंदर शामिल की जाती हैं। अब देखिए, आर्थिक समीक्षा के अंदर से हम कुछ डेटा इस्तेमाल करेंगे कि इस उद्योग क्षेत्र के अंदर किस किस उप क्षेत्र का कितना कितना योगदान है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है 32.76%। और वो किसका है दोस्तों? निर्माण क्षेत्र का। तो निर्माण क्षेत्र का योगदान हमारे उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद में हम देखेंगे 41.26% वो है विनिर्माण का, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है निर्माण क्षेत्र का। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर है विद्युत, गैस और जलापूर्ति का, और चौथे नंबर पे है खनन का। तो इस तरह से रैंकिंग भी हमें इसकी ध्यान होनी चाहिए कि इसकी रैंकिंग कैसे कैसे है। तो सबसे पहली रैंकिंग तो जो आती है वो आती है 46.26% के साथ विनिर्माण क्षेत्र की। और उसके बाद में जो सेकंड रैंक है वो है निर्माण क्षेत्र की। और थर्ड रैंक आती है वो आती है विद्युत, गैस और जलापूर्ति की। और फोर्थ रैंक आती है खनन की। तो इस तरह से रैंक वाइज भी हमें इसको याद रखना है कि हम इसको रैंक वाइज कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो ग्रोथ रेट है उद्योग क्षेत्र की वो है 6.32%। ये है हमारी स्थिर मूल्यों के ऊपर। हमने कल ही पता किया था कि जो वृद्धि दर होती है वो दो तरह से, एक तो प्रचलित मूल्य या चालू मूल्यों के आधार पर निकाली जाती है, और एक निकाली जाती है स्थिर मूल्यों के आधार पर। तो ज्यादा जो प्रभावी होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो होती है स्थिर मूल्यों के आधार पर गणना की गई वृद्धि दर। ठीक है। चलिए, तो वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.31% रहा है। यानी हमारी जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी है, उसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 27.31। यह है प्रचलित मूल्यों के ऊपर जो आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए, आर्थिक समीक्षा में ही ये सूचकांक दिया हुआ है और 2021 की परीक्षा में ये पूछा भी गया था। तो हमें पता है कि आर्थिक समीक्षा में जो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई होती है वही हमारे एग्जाम के अंदर आती है। तो इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि औद्योगिक उत्पादन को मापने के लिए जो सूचकांक प्रयुक्त किया जाता है उस सूचकांक को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहा जाता है। औद्योगिक उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उसको मापने के लिए जो सूचकांक उपयोग किया जाता है उस सूचकांक को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी का भी उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक समग्र सूचकांक है जो एक निश्चित अवधि में औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा के परिवर्तन को मापता है।
कि उसके उत्पादन में या तो कितनी वृद्धि हुई या कितना कम हुआ। और ये मासिक आधार पर इसका संकलन किया जाता है। संकलन किया जाता है सीएसओ के द्वारा। सीएसओ जो केंद्र सरकार की एक संस्थान है, उसके द्वारा इसका संकलन किया जाता है। ठीक है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 3 सेक्टरों के आधार पर ही इस सूचकांक का निर्माण होता है। इन 3 सेक्टरों के आधार पर ही सूचकांक का निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, जो भारांश सबसे ज्यादा है, वो विनिर्माण क्षेत्र का है, उसके बाद में खनन क्षेत्र का है, और सबसे कम है वो विद्युत क्षेत्र का है। ठीक है। तो जो आईआईपी है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, उसकी गणना 3 सेक्टरों के आधार पर होती है। 3 सेक्टर्स के आधार बनते हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है विनिर्माण, उसके बाद में खनन, और उसके बाद में विद्युत। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है। देखिए 8 जो उद्योग हैं उन्हें हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं, और इन कोर इंडस्ट्रीज का इस सूचकांक के अंदर लगभग 40% हिस्सा है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज मिलके इस सूचकांक का 40% भार वहन करती हैं। और ये 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? देखिए रिफाइनरी, विद्युत, स्टील, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। और ये भी रैंक वाइज है, सबसे बड़ा योगदान देती है रिफाइनरी, फिर उसके बाद में विद्युत, और सबसे कम उर्वरक। तो इसी तरह से आपको इनको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह याद करें और इसको एग्जाम तक लेके जाएं दिमाग में बैठा के अच्छी तरह से कि किस किस सेक्टर का कितना कितना योगदान है, कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, उनमें सबसे ज्यादा योगदान किस किस का है। तो ये पूरे रैंक वाइज ही आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं राजस्थान सरकार में एमएसएमई नीति भी जारी की गई है, और वो एमएसएमई के कल्याण के लिए जारी की गई है। देखिए जो लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं, वो राजस्थान और भारत दोनों की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान प्ले करते हैं। एक तो ये क्या होते हैं कि गांवों के अंदर खोले जा सकते हैं, रोजगार बहुत ज्यादा देते हैं, निर्यात में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और एक जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का विकास में योगदान होना चाहिए, यानी रोजगार के अवसर हर व्यक्तियों तक पहुंचने चाहिए। उस संकल्पना को ये सेटिस्फाई करने के लिए या उसकी पूर्ति करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। तो एमएसएमईज हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए इनका महत्व भी बहुत ज्यादा है। और इनको इसी महत्व को देखते हुए 2022 में या 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा एमएसएमई नीति जारी की गई। तो इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखें, 17 सितंबर 2022 को। अब इसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, देखिए प्रावधान तो नीतियों में लगभग एक जैसे होते हैं। क्या प्रावधान है कि भाई इनका विकास किया जाएगा, इसमें जो महिला हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और निःशक्त जनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, एमएसएमईज को सहायता दी जाएगी, एमएसएमईज को निर्यात में प्रोत्साहन करने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो ये नॉर्मली बातें हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न इसमें से ये बनेगा किस वर्ष जारी की गई, किस दिनांक को जारी की गई, और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो ये सारे जो कॉमन उद्देश्य होते हैं वही है। इसके बाद में देखिए एमएसएमई कहते किसे हैं, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग कहते किसे हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था, और ये आर्थिक समीक्षा में ये सारी चीजें दी हुई होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं। ऐसा उद्योग जिसका निवेश 1 करोड़ रुपए तक हो, या जिसका टर्नओवर या वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक हो, यानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश नहीं होना चाहिए, और उसका जो वार्षिक व्यापार है वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो टर्नओवर है जो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा उद्योग है तो उसे हम सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद में लघु उद्योग, तो लघु उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसमें निवेश तो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो, और जिसका कारोबार या टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो उद्योग कहलाता है लघु उद्योग। और फिर मध्यम उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें निवेश 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो, ठीक है, और जिसका टर्नओवर या वार्षिक लेन देन 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 3 कैटेगरियां बनाई हुई है, और तीनों में निवेश और कारोबार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2020 को एक पोर्टल भी जारी किया गया है, जहां एमएसएमईज के बारे में सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जाती है, वहां उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री शब्द आया, इसका मतलब ये राज्य सरकार की योजना है। लघु उद्योग यानी छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उनको या तो लोन मिलेगा या कुछ सुविधाएं मिलेगी, इस तरह की एक ये योजना राजस्थान के अंदर लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि एमएसएमई सेक्टर को 10 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, 10 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, और वो भी केवल लघु उद्योगों को।
ठीक है। योजना की डेट भी याद रखनी है क्योंकि आर्थिक समीक्षा में दी हुई है। योजना की डेट है 13 दिसंबर 2019। अब इसमें क्या क्या छूट दी गई है, देखिए यदि उद्यमी 25 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उसे ब्याज में 8% की छूट मिल जाएगी। कि अगर 25 लाख का लोन ले रहा है और ब्याज की दर 20% है तो 8% सरकार वहन कर लेगी, बाकी 12% ही उसे चुकाना है ब्याज। ठीक है। अगर लोन 5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है तो सरकार देगी केवल 6% की छूट ब्याज में। अगर लोन 10 करोड़ रुपए तक, ये मैक्सिमम लिमिट भी है, हमने पढ़ा 10 करोड़ तक का, तो आपको ब्याज में छूट और कम यानी 5% तक आपको ब्याज में छूट सरकार दे देगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी योजना है लघु उद्योगों के विकास के लिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक एक्ट ही पारित कर दिया और उस एक्ट का नाम क्या है, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। अब इस अधिनियम के नाम से पता चल रहा है कि एमएसएमई को स्थापना, एक तो स्थापित करने में और उनको कार्य करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एमएसएमई को स्थापित करने, एक तो एमएसएमई की स्थापना आसान हो जाए और फिर वहां जो काम कर रहे हैं उन काम करने में भी उनको सहजता हो, इन दोनों मकसदों की पूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2019 प्रस्तावित किया गया और इस अधिनियम को विधानमंडल की अनुमति देकर पास कर दिया गया। ये 17 जुलाई 2019 को यह अधिनियम हमारे प्रदेश में लागू हो चुका है। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखनी है। ठीक है, 17 जुलाई 2019 से यह अधिनियम लागू हमारे प्रदेश के अंदर हो चुका है। इसके बाद में देखिए निर्यात एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि होती है किसी भी प्रदेश के लिए या देश के विकास के लिए। ये जरूरी है कि उनके निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अब राजस्थान के अंदर आपको पता है कि लघु उद्यमों के अंदर ही इतनी कैपेसिटी है कि वो निर्यात कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, जैसे आप बीकानेरी भुजिया को देखो या प्रतापगढ़ की थेवा आर्ट को देखो या जयपुर के बगरू की जो वस्त्रों की कला है या सांगानेर की कला है, राजसमंद की मोलेला कला है। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारी चीजें हमारे पास जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए सरकार प्रयासरत है कि हमारा निर्यात बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वो वस्तुएं देखेंगे जो सबसे ज्यादा निर्यात होती है। तो राजस्थान से जो निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं कौन सी है, तो पहला इंजीनियरिंग वस्तुएं, दूसरा कपड़ा, तीसरा धातुएं, चौथा हस्तशिल्प और पांचवा रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद। तो ये 5 जो उत्पाद हैं आप याद कर लें, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्रम वाइज है। सबसे ज्यादा उत्पाद होता है इंजीनियरिंग वस्तुओं का, फिर होता है कपड़ों का, फिर धातुओं का, फिर हस्तशिल्प का और उसके बाद में रासायनिक और इससे जुड़े हुए उपकरण या लिक्विड। ये कुल निर्यात के अंदर 60% का योगदान देते हैं। ये 5 जो चीजें हैं ये राजस्थान के कुल उत्पादन में 60% का योगदान देते हैं। और राजस्थान सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, देखिए एक योजना है मिशन निर्यातक बनो। मिशन है कि आप सब निर्यातक बनो, जो भी उद्योग वाले व्यक्ति हैं उन सबको सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को हम लक्ष्य दे रहे हैं, आप लोग लक्ष्य हम आपको दे रहे हैं ताकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना आपको निर्यात तो करना ही है, इतना आपको निर्यात तो करना ही है। और इसके लिए सरकार 2 दिवस का ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चला रही है कि भाई आप कैसे कैसे अपने निर्यात को बढ़ा सकते हो, आपको निर्यात के लिए सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से क्या क्या मिलेगी। तो इस तरह की सारी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और निर्यातक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं हर उद्योगों को और उनको लक्ष्य भी आवंटित किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य निर्यात पुरस्कार योजना, तो जो भी उद्योगपति निर्यात बहुत अधिक करता है या निर्यात में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है तो ऐसे निर्यातकों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाता है। इनको एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न दिया जाता है, फिर इसके अलावा इन्हें दिए जाते हैं अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार, तो ये इनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु सहायता योजना। देखिए आपको पता भी होगा कि हमारे दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पर ट्रेड फेयर लगते हैं बहुत बड़े बड़े और पूरी दुनिया के लोग उन्हें देखने आते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए जापान में कोई ट्रेड फेयर लग रहा है तो वहां राजस्थान के लोग भी जाते हैं और वहां उस फेयर के अंदर अपनी भी एक स्टॉल लगाते हैं और ये बताते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए। तो अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करना, अपनी चीजों के बारे में बताना पूरी दुनिया को, इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हैं उनमें अगर राजस्थान के उद्योगपति जाते हैं, अगर वहां भाग लेते हैं तो राजस्थान सरकार उन्हें पैसा देती है, उन्हें उनके किराए का भुगतान करती है। वो वहां जा रहे हैं, वहां उस मेले के अंदर वो जाके जगह लेंगे तो उस जगह का किराया भी लगता है, तो राजस्थान सरकार उस किराए का लगभग 50% या 1 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी उसका पुनर्भरण करती है व्यापारियों को। इसके अलावा अगर कोई प्रतिनिधि मंडल जाता है व्यापारियों का तो उसे 10 लाख रुपए तक की सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाती है। और राजस्थान सरकार की तरफ से कौन देता है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद।
इसके नाम से स्पष्ट है कि निर्यात संवर्धन के लिए डेडिकेटेड रूप से जो परिषद काम करती है राजस्थान में, उसका नाम है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है कि हर जिले में एक स्पेसिफिक उत्पाद आवंटित किया गया है जो उस पूरे जिले की पहचान है। यानी किसी जिले में कोई बहुत अच्छा उत्पाद है तो उस उत्पाद को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक जिला एक उत्पाद कंसेप्ट लाया गया कि हर जिले में एक उत्पाद को आप ज्यादा प्रमोट करो, ताकि आपके जिले के साथ जो पहचान जुड़ी हुई है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सके। और इसकी जो लिस्ट है वो इस तरह से है। अजमेर में जो उत्पाद है वो है ग्रेनाइट, अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बांसवाड़ा का सिंथेटिक यार्न। तो इस तरह से हर जिले के लिए एक एक वो उत्पाद आवंटित कर दिया गया है और इसके हिसाब से ये महत्वपूर्ण उत्पाद उसकी पहचान बन चुके हैं। तो ये आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, वहां से हम इसे देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार में उद्योग और वाणिज्य विभाग भी कार्यरत है और इस विभाग का काम यही है कि उद्योगों को प्रोत्साहन देना और वाणिज्य गतिविधियों को भी बढ़ावा देना। ये दो काम है इस विभाग के। तो राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित देने और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने और औद्योगिक गतिविधियों को मार्गदर्शन प्रदान करना, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जो नोडल विभाग कार्यरत है उस विभाग का क्या नाम है? उद्योग और वाणिज्य विभाग। ठीक है। ये विभाग क्या काम करता है कि ये उद्योगों को सहायताएं प्रदान करता है और सहायताएं कैसे देता है? 36 जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से। वर्तमान में राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। हर जिले के अंदर एक है, लेकिन कुछ जिलों में एक से भी ज्यादा हैं, तभी तो 36 हो रहे हैं। और इसके अलावा 8 उप उद्योग केंद्र भी कार्यरत हैं। इन उद्योग केंद्रों पे क्या होता है, ये जिला स्तर पे बनते हैं, जिले में 1 या 2 होते हैं। और वहां पर क्या होगा कि कोई भी उद्योगपति आकर वहां पर सरकार की योजनाओं की जानकारी ले सकता है। ये पूरे जिले के अंदर औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करते हैं कि आप यहाँ पर आओ, अगर आपको उद्योग लगाना है तो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको उद्योग लगवाने में, आपको वित्त जुटाने में, आपको जमीन लेने में, आपको एक्सपोर्ट करने में, उत्पादन करने में, सारा काम जो है, सारी जानकारियां जो है वो जिला उद्योग केंद्रों के ऊपर उपलब्ध रहती है। इसके बाद में देखिए, एक तो राज्य में जो निवेश आता है और नए उद्योग लगाने आते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार विवाद हो जाता है। जैसे कोई जमीन को लेकर कोई विवाद हो गया या और भी कोई विवाद हो गया, तो इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए हर जिले में तो कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई हुई है और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया है। और यह समिति क्या काम करती है कि विभागों के मध्य जो विवाद होते हैं उनको भी समाप्त करने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए कोई नया उद्योगपति आया, अब वो क्या करता है कि जमीन लेने का प्रयास करता है, जमीन उसने ले भी ली, लेकिन उस पर विवाद हो गया, तो जो राजस्व विभाग है या राजस्व मंत्रालय है उसमें विवाद हो गया, और जो वाणिज्य मंत्रालय वो कह रहा है भाई इसको जमीन दो, और राजस्व विभाग कह रहा है जमीन नहीं देंगे। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर रखा है। वो समिति क्या करती है, इस पर फैसला देती है और वो फैसला सभी विभागों पर मान्य होता है। तो कहने का मतलब है जो निवेशक है या जो उद्योगपति हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, उनको विवादों से बचाने के लिए, उनको उद्योग धंधे स्थापित करने की सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से जो समितियां बनाई गई है, वो हर जिले में तो कलेक्टर की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समितियों का निर्माण किया जा चुका है। ये क्या काम करती है, विवादों का निपटारा करती है। ठीक है। इसके अलावा और भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये भी आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है कि नई नई कंपनियां खुले, नई नई फैक्ट्रियां लगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2022 के अंदर ये योजना लाई गई थी। और इस योजना का उद्देश्य भी क्या है कि नया निवेश हमारे प्रदेश में आए। इस योजना को लागू कब किया गया था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, 7 अक्टूबर 2022 को। और इसके उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य सबके नॉर्मली रहते हैं कि वार्षिक वृद्धि दर 15% तक हम लेके जाएं उद्योग क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा समावेशी विकास हो जाए, 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए, वैकल्पिक ऊर्जा का विकास हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। तो ये इस नीति का उद्देश्य है और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य ये है। इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अब नाम मुख्यमंत्री का है, इसका मतलब है ये राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, ये राज्य सरकार की योजना है। तो राज्य सरकार ने लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। अब देखिए लघु वाणिज्यिक वाहन क्या होते हैं, जो हम ये देखते हैं ना, लोडिंग वाहन होते हैं ना, छोटे वाले, जैसे पिकअप हो गई या जो छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, जो लोडिंग गाड़ियां होती है, छोटी ट्रक के अलावा छोटी गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों को खरीदें लोग और उनके माध्यम से उन्हें रोजगार मिले। इस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है।
कि लोग बाग अपने खुद की गाड़ी खरीदें और इससे क्या होगा, उनको रोजगार मिल जाएगा। इसको प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसमें सरकार ने क्या कहा कि 18 से 45 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अगर अपने रोजगार के लिए कमर्शियल गाड़ी खरीदता है तो उस व्यक्ति को 10%, उसकी लागत का 10% यानी 15 लाख तक की ही होनी चाहिए वो गाड़ी। इससे ज्यादा महंगी होगी तो इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। 15 लाख रुपए तक की गाड़ी है तो उसे या तो 60,000 रुपए या उसकी लागत का 10%, दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी कम होगा वो अनुदान राजस्थान सरकार के द्वारा उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहीं अनुदान मिलेगा तो गाड़ी सस्ती मिलेगी और लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो यही सरकार का उद्देश्य भी है कि लोग कॉमर्शियल व्हीकल खरीद लें और अपना रोजगार चलाएं, और इसके लिए उन्हें सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। देखिए ये सरकार के द्वारा जनरली ये देखा जाता है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, ये वर्ग उद्योगों के अंदर बहुत कम है। तो इन वर्गों को उद्योगों में आने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इन वर्गों को उद्योगों में ज्यादा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और एक समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना चलाई गई, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो सरकार ने कहा कि इन वर्गों को, जो दलित वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, इन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए हम लोन देंगे और लोन पर इन्हें छूट भी देंगे। देखिए कैसे है छूट। 25 लाख रुपए तक अगर लोन लिया जाता है तो उस पर 9% ब्याज की छूट सरकार देगी। 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक का लोन है तो 7% ब्याज की छूट सरकार देगी। और अगर लोन 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक है तो राजस्थान सरकार 6% ब्याज में छूट देगी। और इसके अलावा इस लोन का 25% या 25 लाख रुपए जो भी कम होगा वो भी सरकार अनुदान के रूप में दे देगी। तो इससे क्या होगा कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, वो भी व्यक्ति उद्यम के अंदर आएंगे और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। समावेशी विकास का मतलब है दोस्तों कि सभी वर्गों का और सभी क्षेत्रों का एक समान रूप से विकास हो, वो सारे लोग विकास में भागीदार बने, यही होता है समावेशी विकास। और इस योजना का मकसद यही है कि जो वर्ग उद्योगों से दूर है उन्हें उद्योगों में लेके आना। और कब लाएंगे, जब उन्हें हम रियायती दरों पर लोन उपलब्ध करवाएंगे, तभी तो वो अपना उद्योग लगा पाएंगे ना। तो यही सरकार का उद्देश्य है और यही इस योजना का मकसद है। फिर राजस्थान सरकार ने 2019 में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति भी जारी की। ठीक है, इसका मकसद क्या है कि उद्योग धंधों को राजस्थान में विकसित करने के लिए और राजस्थान में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है। बस, और ज्यादा कॉमन बातें हैं, प्रश्न नहीं बन सकता। प्रश्न यही बन सकता है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति किस साल में लागू की गई, तो इसका साल कौन सा है, 2019। उद्देश्य वही है, विकास सुनिश्चित करना, निवेश ज्यादा आए, रोजगार ज्यादा हो, उद्योग धंधे ज्यादा लगे और निर्यात ज्यादा हो। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, तो निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, अब इसमें डेट दी हुई है आर्थिक समीक्षा में, तो ये हमें याद करनी है। 17 दिसंबर 2019 से ये आई है। और इसमें सरकार ने क्या कहा है कि निवेशकों को ये अलग अलग प्रकार की छूटें दी हुई है। सरकार ने कहा कि अगर कोई नवीन निवेशक आता है, अगर कोई हमारे प्रदेश में आके इन्वेस्ट करता है या उद्योग धंधा लगाता है, तो उस व्यक्ति को 7 सालों तक जो स्टेट जीएसटी है उसमें 75% तक का पुनर्भरण हम उसे दे देंगे। स्टेट जीएसटी, जब हम जीएसटी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जीएसटी 2 प्रकार का होता है, एक तो सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। एक आईजीएसटी अलग कंसेप्ट था, तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कहा सरकार ने कि आपका जो स्टेट जीएसटी बनता है उसका 75% तो हम आपको वापस दे देंगे अगर आप कोई नया निवेश हमारे राजस्थान के अंदर आके करते हो। इसके अलावा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क के अंदर आपको पूरी 100% छूट मिलेगी। तो विद्युत टैक्स में, विद्युत फ्री में नहीं मिलेगी, विद्युत के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो आपको हम माफ कर देंगे, स्टाम्प ड्यूटी माफ कर देंगे, मंडी शुल्क है, ये तीनों 100% माफ कर देंगे। इससे क्या होगा, निवेशक राजस्थान के अंदर ज्यादा आकर्षित होंगे। इसके बाद में सीएसआर, देखिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। सीएसआर क्या होता है, देखिए 2013 के अंदर नया कंपनी अधिनियम आया था। अब देखिए जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां काम करती हैं वो क्या करती हैं, वो एक जमीन लेती है, उसके ऊपर उद्योग धंधे लगाती है और उनके काम करने से प्रदूषण भी हो जाता है और बहुत सारे जो स्थानीय लोग होते हैं उनको समस्याएं भी होती हैं। तो सरकार ने कहा भाई जो कंपनियां लाभ कमा रही है, आप ठीक है एक तो टैक्स तो देते ही देते हो, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा भी आपकी एक समाज के प्रति जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी हर कंपनी की या हर कॉर्पोरेट सेक्टर की एक सरकार या समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए। इसीलिए 2013 के एक्ट के अंदर, कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर एक नया कंसेप्ट आया कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो उद्योग क्षेत्र है, उनकी सामाजिक दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए। उनका कोई समाज के प्रति भी तो डायरेक्ट दायित्व होना चाहिए।
तो सरकार ने 2013 के अंदर एक नई धारा जोड़ी कंपनी अधिनियम में 135, और उसमें क्या कहा गया कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका वार्षिक संपत्तियां 500 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, पहली बात, या तो ये शर्त पूरी करती हो या फिर उसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो। इन दोनों में से कोई भी शर्त अगर कोई कंपनी पूरी कर रही है, शर्तें हम वापस रिपीट करते हैं, या तो उसकी कुल संपत्ति हो 500 करोड़ या उसका टर्नओवर हो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा, पहली बात। दूसरा है कि उसका प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, तो फिर उस कंपनी को अपने लास्ट 3 सालों के लाभ के औसत का 2% समाज के कल्याण के लिए खर्च करना पड़ेगा। वापस रिपीट करें, कंपनी अधिनियम 2013 बना, उसमें सेक्शन डाला 135, कहा गया कि कंपनियों और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है आपका समाज के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायित्व भी है, इसलिए आप समाज के कल्याण में भी कुछ खर्चा करें। खर्चा कितना करें? आपके 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको समाज के लिए खर्च करना है। जैसे आप स्कूल बनवा दिए, पेयजल उपलब्ध करवा दिए, सड़कें बना दी, वो पूरी लिस्ट बना रखी है सरकार ने उन कामों की, तो आपको खर्च करना है केवल 2%, और किसका? आपके 3 वर्ष का लाभों का। लेकिन खर्च किसे करना है? हर कंपनी को खर्च नहीं करना है। कौन कौन सी कंपनियों को खर्च करना है? या तो वो कंपनी 500 करोड़ का निवेश कर रखी हो, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ हो, तो वो कंपनी खर्च करेगी, या जिसका प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो ऐसी कंपनियां अपने शुद्ध लाभों का एवरेज का 2% खर्च करेगी। और खर्च करने के लिए पूरी सरकार ने लिस्ट बना रखी है, अनुसूची 7, उसमें काम लिखे हुए हैं, जैसे सड़क, ठीक है, फिर कोई रोजगार के लिए आप खर्च कर रहे हो, फिर पेयजल के लिए खर्च कर रहे हो, फिर सरकारी स्कूल में खर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, इस सीएसआर की पूर्ति के और कार्यान्वयन के लिए 5 नवंबर 2019 को सीएसआर प्राधिकरण का गठन किया है। तो इस प्राधिकरण के माध्यम से सरकार ये नजर रखती है कि इनके द्वारा जो खर्च किया जा रहा है वो सही जगह किया जा रहा है या नहीं, और इस प्रावधान की पालना की जा रही है अथवा नहीं। ठीक है, 5 नवंबर 2019 को इस प्राधिकरण का गठन किया गया। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि जो बिजनेस है, जो राजस्थान में उद्योग हैं, उनको उद्योग को संचालन करने में सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी इजीनेस हो, कि उनको सुविधाएं आराम से मिले उद्योगों को संचालन में। इसके लिए उद्योग विभाग का गठन किया हुआ है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारे प्रदेश में उद्योग विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक अलग से ब्यूरो का गठन किया है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP। ठीक है, BIP क्या काम करती है? इसका नाम साफ साफ लिखा हुआ है कि निवेश को संवर्धित करने के लिए, यानी निवेश को बढ़ाने के लिए जो ब्यूरो काम कर रहा है उसका नाम है BIP। ठीक है, BIP क्या काम करता है? जो निवेश है उनका संवर्धन करता है। ठीक है, BIP वापस मैं बताऊं, ये ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्धन इकाई है, यानी निवेश को बढ़ाती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। तो BIP 10 करोड़ रुपए से अधिक वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय प्राप्त समिति के लिए नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहां पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है, और इस समिति को सलाह और सुझाव देने के लिए एक समिति बना रखी है, इसका नाम है BIP। क्या नाम है? BIP। ठीक है, तो BIP 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेशकों को डील करती है, और उन निवेशकों पर जो चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में जो कमेटी है उन पर उन्हें राय प्रदान करती है। ठीक है, आपको ये लिमिट ध्यान रखनी है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक के जो निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं उन्हीं को ही BIP या ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डील करती है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक और कार्यक्रम चलाया, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। तो जो व्यक्ति राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें सरकार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। इसके लिए राजस्थान में अलग अलग इन्वेस्टमेंट समिट या इन्वेस्टमेंट मीट चलाए जाते हैं, जो पहले अलवर में आयोजित किया गया था, फिर बड़ोदरा में भी आयोजित किया गया, फिर अहमदाबाद में, फिर जयपुर में और दिल्ली में, जगह जगह अलग अलग जगह सम्मेलन किए जाते हैं, ताकि निवेशकों को राजस्थान के बारे में बताया जाए, राजस्थान की योजनाएं बताई जाए, और उनको यहाँ पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान समिट भी आयोजित किया गया था 2022 अक्टूबर के अंदर, और ये आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। और इसका मकसद यही था कि जो निवेशक है उनको प्रोत्साहित किया जाए कि आप यहाँ पे आओ और निवेश करो। इसके अंदर भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, इस आयोजन का भागीदार भी था। ठीक है, अब देखिए राजस्थान सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लगा रखा है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, अब वो सबसे पहले राजस्व विभाग के पास जाएगा, वहां से वो भूमि खरीदेगा,
और भूमि खरीदने में बहुत, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी पड़ेगी, इतनी एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होगा, अब उसे वहाँ उद्योग धंधा स्थापित करना है तो सबसे पहले पर्यावरण विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी, उद्योग विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी, वाणिज्य विभाग की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इतनी अनुमतियां लेने की बजाय अलग अलग विभागों में जाए, इसके लिए राजस्थान सरकार ने कहा है कि आप कहीं मत जाओ, आप एक ही जगह चले जाओ, ऑनलाइन हम आपके लिए प्लेटफॉर्म बना देते हैं, वहीं आप आवेदन कर दो, अपने आप विभागों से अनुमतियां अपने आप वहां पर आ जाएगी। आपको केवल एक ही जगह जाना है, सिंगल जगह जाना है आपको, वहीं पर ही आपको सारी की सारी एनओसी और सारी की सारी क्लियरेंस एक ही जगह मिल जाएगी। तो ऐसी सुविधा व्यापारियों और निवेशकों के लिए, ऐसी सुविधा जो उन्हें सारी की सारी क्लियरेंस या एनओसी एक ही स्थान पे मिले, तो उसे हम कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम या एकल खिड़की विंडो ये क्लियरेंस। तो इसमें क्या कर रखा है राजस्थान सरकार ने, 15 विभागों की 140 सेवाओं को एक ही जगह, एक ही पोर्टल पे रखा हुआ है। वहां कोई आवेदन करता है तो 15 विभागों में जाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल एक ही जगह आवेदन करो और आपको 15 विभागों की आपको सारी सूचनाएं आराम से मिल जाएगी। इसके बाद में वन स्टॉप शॉप प्रणाली, यह भी ऐसी जगह है कि निवेशक एक ही जगह पे आके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, सारी स्वीकृतियां उन्हें एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में वन स्टॉप के तहत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, देखिए वन स्टॉप शॉप मैंने बताया एक ही जगह आपको सारी अनुमतियां मिलेगी, और ये मिलेगी कैसे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री महोदय। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है, जो निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन या स्वीकृति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च संस्थान है हमारे राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये एक जो सेक्शन था वो पूरा हो गया उद्योग क्षेत्र का। अब जो इसका आधा पार्ट बचा हुआ है वो हम पढ़ते हैं, उद्योग क्षेत्र का भाग 2। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्थाएं, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उद्योगों के विकास के लिए, वो हम इसमें आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था कौन सी है हमारे प्रदेश में उद्योग विकास के लिए, तो वो है दोस्तों रीको। ठीक है, तो रीको की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1980 को, तो ये भी डेट भी हमें याद रखनी है। अब रीको क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए रीको क्या करेगा, सबसे पहले जो जमीन है उसको एक्वायर कर लेगा। जमीन को एक्वायर करने के बाद में वहां पर सबसे पहले रोड बनाएगा, वहां पर बिजली के पोल लगाएगा, और वहां पर अलग अलग प्रकार के भूखंडों का विकास करेगा। और ये सारा काम इसलिए करता है ताकि वहां पर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाना चाहे तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं। कहने का मतलब है कि रीको का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले जमीन एक्वायर करना, और वहां पर उद्योगों की स्थापना के लिए जितनी भी सुविधाओं की जरूरत है, चाहे सड़क हो, पानी हो, विद्युत हो या और सारी सुविधाएं, उन सब का विकास करता है। यह मुख्य उद्देश्य है रीको का। रीको का पूरा नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम है। देखो इसका नाम भी ऐसा ही है, औद्योगिक विकास, कि उद्योगों का विकास करेगा और निवेश को बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। तो ये औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान की सीड संस्थान है। ये क्या काम करती है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, यानी एक जमीन लेती है और पूरा रीको इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना कर देती है उसके अंदर, और आधारिक संरचना का निर्माण कर देती है, वित्त की सहायता देती है और ऋण की सहायता भी ये संस्थान उपलब्ध करवाती है। अब रीको ने क्या क्या काम किए, देखिए एग्रो फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ना राजस्थान में कहीं भी, तो उनकी स्थापना कौन कर रहा है, रीको। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि एग्रो फूड पार्क की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है। तो वर्तमान में राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं। कहाँ कहाँ है, बोरानाड़ा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, जयपुर के अंदर एक भी फूड पार्क नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। कहाँ कहाँ है, जोधपुर, बोरानाड़ा, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर, 4 जगह रीको ने ये विशेष पार्क या इसे हम कहते हैं एग्रो फूड पार्क, इसकी स्थापना की है। इसके अलावा राज्य में 2 जगह मसाला पार्क भी हैं, और मसाला पार्कों की स्थापना भी रीको ने ही की है। वो कहाँ कहाँ है, जोधपुर और कोटा में। और एक मेगा फूड पार्क भी है राजस्थान के अंदर, केवल एक मेगा फूड पार्क है, और वो कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, तो स्पेसिफिक देखिए विशेष पार्क है, ये एग्रो फूड पार्क है, यहाँ प्रसंस्करण होता है खाद्यान्नों का और नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये मसाला पार्क है, जहाँ मसालों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये भी मेगा फूड पार्क है, यहाँ बहुत बड़े स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगती है। इसके अलावा सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का निर्माण भी रीको के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 5 क्षेत्र विकसित हैं। तो कहाँ है, देखिए 5 क्षेत्र कौन कौन से, जेम्स एंड ज्वेलरी,
प्रथम जेम्स एंड ज्वेलरी द्वितीय, दोनों ही जयपुर में है। फिर आईटी सेज भी जयपुर में है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज भी जयपुर में है, और ऊन व गलीचा सेज बीकानेर में। तो रिको के द्वारा 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज की स्थापना की जा चुकी है, और इन सेज में 4 सेज तो जयपुर में स्थित है, 4 सेज जयपुर में स्थित है और 1 सेज है बीकानेर के अंदर। ठीक है, 1 सेज है, आप ये याद रखें। इसके अलावा निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए भी रिको के द्वारा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है, और वर्तमान में 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राजस्थान में है। पहला सीतापुरा में, दूसरा बोरानाड़ा जोधपुर में, और तीसरा नीमराना अलवर में। तो ये 3 ही निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। इसके अलावा रिको क्या काम करता है कि स्पेसिफिक कंट्री के लिए स्पेशल जोन भी बनाता है। जैसे जापान की जो जितनी भी यूनिट है ना, वो एक ही जगह है अलवर के अंदर, और उस पूरे एरिया को हम कहते हैं जापानी जोन। और ये नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, अलवर में स्थित है, और यहाँ जापान की लगभग सारी यूनिट है, तो इसे जापानी जोन कहा जाता है। तो इस जापानी जोन का विकास भी रिको के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन भी किया गया कि राजस्थान के अंदर जो खनिज हैं उनका प्रदर्शन किया जाए और लोगों को बताया जाए कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज हैं, ताकि उनको एक अच्छा मार्केट मिले। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। इस आयोजन को भी रिको ही आयोजित करवाता है, और 2022 में सीतापुरा जयपुर में यह आयोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण निकाय है वो है राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड। इसके नाम से स्पष्ट है कि लघु उद्योगों का विकास करता है। ठीक है, इसको कहा भी जाता है राजसी को। ये क्या काम करता है, देखिए, जो हमारे लघु उद्योग धंधे हैं, जैसे चमड़ा आधारित हो गया, या सूती वस्त्र उद्योग आधारित हो गया, या जेम्स एंड ज्वेलरी आधारित हो गया, उन उद्योगों को ये क्या काम करेगा, उनको सबसे पहले कच्चा माल ला के देगा कि भाई लो आप उत्पाद बनाओ। फिर उनको ये बताएगा भी सर्वे करके कि भाई किस तरह के माल की जरूरत है। 2 काम हो गए। फिर ये क्या करेगा, उनके उत्पाद जो बने हुए हैं ना, उनको विदेश में भेजने का भी ये मदद करता है। और फिर इसके खुद के स्टोर भी हैं जिनका नाम है राजस्थली। राजसी को एक संस्था है, उसके स्टोर का नाम है राजस्थली, और उन राजस्थली के माध्यम से ये लघु उत्पादों को विक्रय भी करता है अलग अलग जगह। जैसे इसके एक स्टोर दिल्ली में है, एक स्टोर कलकत्ता में है, तो वहां पर जो विदेशी लोग आते हैं उनको भी राजस्थान के लघु उत्पादों की जानकारी ये प्रदान करने का काम राजसी को करता है। बस यही इसका उद्देश्य है। देखिए, इसका मकसद क्या है कि लघु उद्योगों और कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए 3 जून 1961, ये डेट आप याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संस्था की स्थापना की गई थी। ये राजस्थली शोरूम के माध्यम से जयपुर में भी है, उदयपुर में है, दिल्ली और कोलकाता, 4 जगह इसके शोरूम है। राजस्थली बहुत अच्छे शोरूम होते हैं, बड़े बड़े, जहाँ विदेशी आते हैं जनरली, वहां पर ये इन छोटे उद्योगों से माल लेके और उन्हें बेचता है। इसके अलावा देखिए, इन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की है। अब ये रिको ने नहीं की है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये स्थापना की है राजसिको ने। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स व इनलैंड कंटेनर डिपो कि आपको निर्यात की सुविधाएं मिल जाएंगी, वो जयपुर में ही मिल जाएगी, निर्यात की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इस मकसद से सांगानेर जयपुर के अंदर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। फिर रिको ने क्या काम किया है कि शुष्क बंदरगाह डिपो का निर्माण भी किया है। अब देखिए, शुष्क बंदरगाह क्या होते हैं, जनरली हम ये देखते हैं कि बंदरगाह का निर्माण कहाँ किया जाता है, समुद्र के किनारे या खाड़ी के किनारे किया जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है या कलकत्ता पोर्ट है, ये किसी खाड़ी के या समुद्र के किनारे हैं। अब राजस्थान में कोई खाड़ी तो है नहीं समुद्र की, न कोई समुद्र का किनारा टच होता है। फिर भी ये जो राजसिको है, ये क्या काम करता है कि बंदरगाह के ऊपर जो आपको निर्यात की क्लियरेंस मिलती है, जो कागजी कार्रवाई होती है, वो सारी कार्रवाई यहीं जयपुर में ही करवा देगा। जो इसके जो आईसीडी है, जो कंटेनर डिपो बना रखा है, वहीं पर ही आप जाओ। किसी भी, मान लो किसी छोटे उद्योग को अपना माल निर्यात करना है, तो वो पहले तो जाता था बॉम्बे, वहां जाता था, वहां बंदरगाह पे जाता था, बहुत सारे कागज बनाने पड़ते थे और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो फिर राजसिको ने कहा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम अलग अलग जगह आईसीडी यानी शुष्क बंदरगाह डिपो हम बना रहे हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। शुष्क बंदरगाह बना रहे हैं हम, शुष्क मतलब जहां पानी नहीं है, वो सूखा बंदरगाह है, वहां पर आप अपना सामान ले आओ, वहां हम कंटेनर के ऊपर अंदर डाल देंगे और उसे लॉक कर देंगे। फिर ट्रक से या ट्रेन से हम वहां पोर्ट के ऊपर भेजेंगे और वहां से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आप हर व्यवसायी को पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके आसपास ही आपको निर्यात करने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर है, ये है दोस्तों जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी और भीलवाड़ा, 4 जगह हमारे राजस्थान के अंदर शुष्क बंदरगाह हैं। वो इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पीडीएफ के अंदर आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, यहां से निर्यात आयात की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान हस्तशिल्प यानी हाथ से जो शिल्प है, जैसे आपने सुना होगा प्रतापगढ़ की थेवा कला है, मोलेला कला है, और जैसे कोटा डोरिया एक कला है। तो ये जो कला है, तो इस कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नीति घोषित की थी। उस नीति का उद्देश्य
आपको मैं बता दूं, उद्देश्य केवल वो नॉर्मल उद्देश्य है कि भाई बुनकरों और हस्तशिल्पियों का उत्थान करना, उनके लिए उन्नत तकनीक लाना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, जो एक कॉमन जो इसके उद्देश्य हैं। इनमें से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न यहां से लगभग बन सकता है कि 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति का जारी किया गया है। इस नीति के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, निर्यात बढ़ाना, विलुप्त होती पारंपरिक हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन करना, पुरस्कार प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, ये सारी सुविधाएं जो हस्तशिल्प व्यक्ति हैं उन उद्योगों को प्रदान की जाएगी। और ये नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरी महत्वपूर्ण संस्थान है उद्योग प्रोत्साहन के लिए, वो है राजस्थान वित्त निगम, या इसे हम कहते हैं आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आरएफसी की स्थापना डेट हमें याद रखनी है, 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम क्या है? उद्योगों को लोन उपलब्ध करवाना, वित्त उपलब्ध करवाना। और लोन, ये दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाता है। सबसे पहली बात तो ये दीर्घकालीन लोन उपलब्ध करवाता है। और कितना लोन? 2000 रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक ये लोन उपलब्ध करवाता है। 2000 रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी वित्त निगम के द्वारा एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, यानी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए ताकि वो उद्योगों में अपनी सहभागिता बढ़ा सके। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1000 इकाइयों को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और 6% तक उन्हें ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। यानी अगर 20% ब्याज है तो उन्हें केवल 14% ब्याज का ही भुगतान करना है, बाकी 6% का सरकार करेगी। और इसमें अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? 45 साल, क्योंकि ये युवाओं के लिए ये योजना है। इसके बाद में देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है राजस्थान में से। तो इसका नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए, जो राजधानी दिल्ली है उसे मुंबई से, जो पोर्ट से जोड़ने के लिए एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और इस कॉरिडोर का मकसद यही है कि निर्यात को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन किया जाए। अब ये कॉरिडोर क्या है, ये मैप में भी देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक एक पूरे के पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यानी जो माल है जो अब पहले क्या होता था, ट्रेन में माल रखते थे, वो ट्रेन मालगाड़ी धीरे धीरे आती थी, क्योंकि बीच में से फिर क्या होता था, उसी ट्रैक से जो यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं, जो ट्रेन है, वो चला करती थी। तो सरकार ने फैसला किया कि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए और जल्दी से जल्दी निर्यात का सामान पोर्ट तक पहुंचाने के लिए और पोर्ट से आयात का सामान जल्दी से जल्दी उद्योगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमें डेडिकेटेड, जो केवल और केवल माल को ही ले जाएगा, एक फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना चाहिए। और ये फ्रेट कॉरिडोर बनेगा दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई है 1504 किलोमीटर और इसका 38% भाग राजस्थान से होकर जाएगा। ठीक है। इस कॉरिडोर पे, अब कॉरिडोर का मतलब है कि एक रेलवे लाइन भी है, एक रेलवे लाइन बनाएंगे और एक सड़क बनाएंगे, ऐसे मान लो आप सीधा सीधा, एक रेलवे लाइन और एक सड़क, इसी को ही हमने कॉरिडोर कहा। और इसके दोनों साइड 150 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज हम डेवलप करेंगे। एक रेलवे लाइन बनेगी, एक सड़क बनेगी और यहाँ पर उद्योग धंधे लगाएंगे ताकि इन उद्योग धंधों को निर्यात की सुविधा मिल जाए। अब आराम से ही देखिए इस रूट के माध्यम से अपना माल पोर्ट तक भेज सकते हैं और यहाँ पोर्ट से अगर इन्होंने कुछ इंपोर्ट किया तो वो आराम से इनके पास आ सकता है। तो इस तरह से अब आप मैप पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये तो है वो मुख्य सड़क और वो जो रेलगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है वो। तो इससे जल्दी जल्दी रेलगाड़ियां पहुंचेगी यहाँ पर और इसके बाद में ये आगे बॉम्बे तक है। और इसके दोनों और 150 किलोमीटर के एरिया में उद्योगों का विकास किया जाएगा ताकि पूरा का पूरा एक उद्योगों का कॉरिडोर डेवलप हो सके। ठीक है। पूरा का पूरा उद्योगों का एक कॉरिडोर डेवलप करने के लिए 150 किलोमीटर के एरिया को विकसित किया जा रहा है। अब आप इसको देख भी सकते हो कि राजस्थान के कितने एरिया में देखिए औद्योगिकरण आएगा और लगभग राजस्थान पूरा का पूरा उद्योगों के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब प्रथम चरण में राजस्थान में क्या है, खुशा खेड़ा भिवाड़ी नीमराणा क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जा रहा है, यहां पर उद्योगों का विकास किया जाएगा। इसके बाद में खुशा खेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र में लगभग 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक्वायर करके वहां पर उद्योगों का विकास किया जा रहा है कि लगभग दोनों साइड 150 किलोमीटर तक उद्योग लगाए जाएंगे। तो पहले चरण में खुशाखेड़ा भिवाड़ी और नीमराणा क्षेत्र के अंदर उद्योगों का विकास किया जा रहा है। फिर उसके बाद में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, जहां पर भी लगभग 154 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को विकास
विकसित किया जाएगा। और ये सारी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? रीको को। क्योंकि हमें पता है कि ऐसे काम कौन करता है? रीको, कि जमीन को एक्वायर करना और वहां पर फिर उद्योग धंधों का लिए वहां पर सुविधाएं विकास करने का काम किस संस्थान का है? रीको का है। तो ये काम कर रहा है रीको। अब देखिए, राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016, ये भी 2016 के अंदर एक्ट पारित कर दिया गया है। और इस एक्ट के अंदर क्या इस एक्ट की सबसे पहले तो डेट हमें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र, यानी राजस्थान के अंदर विशेष निवेश क्षेत्रों के गठन करने के उद्देश्य से और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से ये जो अधिनियम पारित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि विशेष निवेश क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। वहां पर विशेष प्रकार की छूटें मिलेंगी, विशेष प्रकार के उद्योग वहां लगेंगे। तो इस तरह से 2016 अप्रैल 26 को ये एक्ट पारित किया गया। और इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड एक बोर्ड का भी गठन किया जाएगा जो इस विशेष निवेश क्षेत्र के अंदर काम करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ये है चौथा महत्वपूर्ण निकाय। इसकी स्थापना भी अप्रैल 1955 में हुई थी। और इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर असंगठित कारीगरों को रोजगार प्रदान करना और उन्हें उत्पादन के अंदर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके आगे आयोग भी जुड़ा हुआ है, तो आप जो देख, ठीक है। ये खादी कामगारों को सुविधाएं प्रदान करता है और भी जो छोटे छोटे उद्योग हैं जो वहां पर संगठित रूप में नहीं है गाँव में, उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। स्थापना आप याद रखें अप्रैल 1955 में। ठीक है, इसके बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम है क्योंकि नाम प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ है। इसका मकसद भी यही है कि गांवों के अंदर रोजगारों का सृजन किया जाए। और ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि सीधा सीधा प्रश्न दे दे और फिर नीचे बताए कि किस आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए, खनिज के मामले में राजस्थान बहुत आगे है। हम सबको पता है कि खनिज के मामले में भी राजस्थान बहुत आगे है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, बहुत सारे खनिज है राजस्थान के अंदर। जैसे हम देखेंगे कि राजस्थान में अलग अलग प्रकारों के खनिज है। यहाँ पर धात्विक खनिज भी हैं, अधात्विक खनिज भी हैं और ऊर्जा के भी बहुत सारे खनिज हैं। तो अलग अलग प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। अब हम एक बार देखते हैं ओवरव्यू की आर्थिक समीक्षा में खनिजों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल राजस्थान में ही पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं। देखिए, सीसा और जस्ता, सेलेनाइट, वॉलस्टोनाइट, ये इन खनिजों का तो राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। ये खनिज पूरे देश में कहीं नहीं पाए जाते, केवल हमारे राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन, लगभग 95 से लेकर 99% तक का उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अलावा वोल क्ले, फायर क्ले, गेरू, एस्टोराइड, फेल्सपार और फायर क्ले का भी राजस्थान प्रमुख उत्पादक है। और राजस्थान में आयामी और सजावटी पत्थर जैसे संगमरमर हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इनका भी उत्पादन प्रमुख रूप से राजस्थान में किया जाता है। चलिए, राजस्थान के अंदर सीमेंट, जो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर चाहिए ना, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। और राजस्थान में जो खनिज के पट्टे दिए जा रहे हैं वो ई नीलामी, यानी इलेक्ट्रॉनिकली नीलामी उनकी हो जाती है, वहां से ये दिए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, इसका क्या काम है? इसका मुख्य काम देखिए, इसका नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान के अंदर खनिजों की खोज करने के लिए और उनको एक प्रक्रिया के तहत उनका सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से जो न्यास या जो ट्रस्ट स्थापित किया गया है, उसका नाम है राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास का कार्यक्रम या इसका उद्देश्य यही होता है कि ये खनिजों का अन्वेषण करता है और जो नई नई तकनीकी होती हैं उन तकनीकों का उपयोग करके ये खनिजों का पता लगाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये क्या होता है? देखिए, जहां पर जो खनन का कार्य होता है उसके आसपास के लोगों को इस खनन से बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे उनके पर्यावरण का नुकसान होता है, उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है। तो उन स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और उनका विकास करने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जिस ट्रस्ट का गठन किया गया है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। हर जिले के अंदर इस ट्रस्ट का गठन किया जाता है
और इसका उद्देश्य क्या है कि खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए ये काम करता है। इसमें जो राशि होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका गठन किया गया है 2016 31 मई को एक अधिनियम पारित किया गया था। उस अधिनियम की अनुपालना में इस ट्रस्ट का गठन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन एक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक है। एम सैंड नीति, देखिए एम सैंड क्या है ये आप देख पा रहे होंगे। एम का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड, जो बनाई हुई मिट्टी है। एम सैंड है जो मैन्युफैक्चर्ड की गई है। अब देखिए आपको पता होगा कि राजस्थान में कुछ समय पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो बजरी खनन की जा रही थी नदियों में से, उसके ऊपर रोक लगा दी थी। अभी हालांकि वो रोक हटा दी है, लेकिन उस रोक लगाने की वजह से क्या हुआ था, उस रोक की वजह से लगभग निर्माण कार्य बंद हो गए। अब सरकार लगातार निर्माण कार्य करती है, जैसे सार्वजनिक भवन बनाती है, टंकियां बनाती है, स्कूल बनाती है, वो सारे काम करती है। लेकिन बजरी तो सरकार कोर्ट ने बैन कर दी। तो अब बजरी कहाँ से लाई जाए, तो सरकार ने उस बजरी के विकल्प के तौर पर एम सैंड को काम में लेना शुरू कर दिया। एम सैंड क्या होती है, बजरी का विकल्प है, बजरी का विकल्प है। अब ये कहाँ मिलती है, तो जब आप देखोगे किसी पहाड़ के आसपास अगर क्रैशर मशीन लगी हुई होती है ना, तो उस क्रैशर मशीन के अंदर पहाड़ को, जो पत्थरों को पीसा जाता है, तो वहां एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ये एक ढेर लग जाता है, जिसे हम कहते हैं एम सैंड। और ये बजरी की तरह ही काम में ली जा सकती है। एम का मतलब मैन्युफैक्चर्ड सैंड, ऐसी मिट्टी, ऐसी बजरी जो बनाई हुई है, नेचुरल नहीं मिल रही है, जिसे मशीनों द्वारा बनाया गया है। तो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम इसको काम में लेंगे भाई, और इसको काम में लेने के लिए नीति भी बनाई, जिसका नाम है एम सैंड नीति 2020। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सभी नदी नालों से बजरी खनन पर रोक लगा दी। तो उस बजरी की खनन की पूर्ति करने के उद्देश्य से 25 जनवरी 2021 को एम सैंड नीति जारी की गई। इसमें क्या कहा गया कि एम सैंड को उद्योग का दर्जा मिलेगा। अब देखिए, जब किसी भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाता है किसी भी काम को, तो उसे सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है उद्योग की सारी। और फिर सरकार ने क्या किया, एक तो उद्योग का दर्जा दे दिया, दूसरा सरकार ने क्या कहा कि भाई 25% न्यूनतम हम एम सैंड का उपयोग करेंगे अपने राजकीय कार्यों में, निर्माण कार्यों में। जो सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें कम से कम 25% तो आपको एम सैंड का उपयोग करना ही है। ठीक है। तो ये दो चीज सरकार ने कही कि आपको एक तो एम सैंड है उसको उद्योग का दर्जा देंगे, और उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ जो सरकार के राजकीय निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो सरकार के राजकीय निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों में कम से कम 25% आप एम सैंड का उपयोग करोगे, और इसे बढ़ाकर 50% तक भी ले जाया जाएगा। तो इस तरह से सरकार ने ये कोशिश की कि भाई जो एम सैंड जो वेस्ट होता है इसका उपयोग हो, और जो बजरी के ऊपर रोक लगी हुई है और जिसके कारण हमारे कार्य रुक रहे हैं, तो वो कार्य भी आगे संपादित होते रहें। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड, तो ये दोस्तों ये क्या काम करता है, ये एक संस्थान है। ये काम करता है कि राजस्थान खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करता है, उनका खनन करता है, और ये काम ये राजस्थान सरकार की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड ये एक कंपनी है और राजस्थान सरकार की ही कंपनी है, और इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को की गई थी। इसका मुख्यालय दो जगह है। देखिए, कॉर्पोरेट ऑफिस का नाम आएगा तो ये उदयपुर में है, और रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम आए तो ये जयपुर में। ठीक है। इसके बाद में इसकी मुख्य जो गतिविधियां हैं वो यही गतिविधियां हैं कि एक तो पहले तो खनन, आप खनिजों को ढूंढो और उन खनिजों को नवीन तकनीकी के साथ उनका अन्वेषण करो। और इसके चार मुख्य रूप से इसके चार काम हैं, और ये देखिए ये चार काम, ये देखिए इसके चार हम भागों में बांट सकते हैं। एक इसका जो ऑफिस है वो उदयपुर में है, एक बीकानेर में, जोधपुर में, और एक जयपुर में। तो इस तरह से इसके चार अलग अलग पार्ट हैं, और वो चारों अलग अलग जगह स्थित हैं। इसके बाद में हम देखेंगे तेल और प्राकृतिक गैस। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में भी वो जो प्राकृतिक गैस है उसके भंडार मिले हैं, और प्राकृतिक तेल हैं जो पेट्रोल हैं उनके भी बहुत बड़े भंडार मिले हैं, और उसको लेकर राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना भी अभी प्रोसेस में है, और उसका बहुत सारा काम लगभग हो चुका है। तो सबसे पहले एक फैक्ट हमें याद होना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर राजस्थान, हमारा भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है। और पहले कौन से हैं दो, अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन जो दो हम सबसे बड़े हैं हमसे पहले, और उसके बाद में भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में कच्चे तेल का कुल उत्पादन में राज्य का लगभग कितना योगदान है, देखिए 20%। अगर भारत में अगर 100 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है क्रूड ऑयल का, तो उसमें से 20% योगदान तो राजस्थान का ही है। इतना ज्यादा राजस्थान के अंदर तेल का भंडार
मिला है। अब राजस्थान में जो तेल के भंडार मिले हैं उन्हें हम 4 कैटेगरियों में या 4 क्षेत्रों के अंदर अलग अलग बांट सकते हैं। एक है बाड़मेर, सांचौर और बेसिन, जिसमें ये 2 जिले आते हैं। आप जिले आराम से देखें, एक जैसलमेर बेसिन है जिसमें जैसलमेर ही आएगा, बीकानेर नागौर बेसिन जिसमें ये जिले आते हैं, और एक है विंध्यन बेसिन। ये इंपॉर्टेंट बेसिन है क्योंकि ये तीनों तो क्या है, एक ही पट्टी में स्थित है, एक साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है बिल्कुल अलग है, हाड़ौती की पठार की तरफ ये क्षेत्र है, तो इसको आप अच्छे से याद करें। तो इस तरह से राजस्थान के सभी क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब राजस्थान में इसके उत्खनन के लिए क्या क्या गतिविधियां हो रही है, तो राजस्थान में अगस्त 2009 29 अगस्त 2009 से इस तेल का उत्खनन या व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है, और राजस्थान में वर्तमान में लगभग 1 लाख बैरल से भी ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके लिए अब राजस्थान में यहाँ खनन करके अभी इनको भेजा जा रहा है जामनगर गुजरात के अंदर, वहां पर जाकर वो खनिज तेल फिल्टर होता है, उसकी रिफाइनिंग की जाती है और फिर उसका पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने फैसला किया कि हम यहीं पर ही रिफाइनरी लगाएंगे, और रिफाइनरी लगाएंगे तो यहीं पर ही रोजगार मिलेगा। तो इसके लिए HPCL जो भारत सरकार की कंपनी है उसके साथ राजस्थान सरकार ने कॉन्टेक्ट किया है, और जो हमारा अनुपात है वो 74 और 26% के अनुपात में, जिसमें हमें पूंजी लगाई जाएगी, और जो इनकम होगी वो भी 74 और 26 में बांट ली जाएगी। फिर इसके अलावा रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना की जाएगी। ये इंडिया में केवल एक ही जगह है, एक ही ऐसी रिफाइनरी है जिसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। और रिफाइनरी कहां पर बन रही है, पचपदरा बाड़मेर के अंदर। रिफाइनरी कहां बन रही है, पचपदरा बाड़मेर में। ठीक है, यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जहां पर BS6 मानक का ये ऑयल बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अब हम देखेंगे कि जो श्रमिक हैं उनके विकास के लिए क्या क्या काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये उद्योगों का विकास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उद्योगों का विकास तभी होगा जब हम श्रमिकों का विकास कर पाएंगे। तो जब तक श्रमिकों का विकास ही नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा, तब तक उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए श्रम के अंदर तो राजस्थान सरकार ने क्या काम किया, सबसे पहले तो जो वेतन और भत्ते हैं इनको राजस्थान सरकार ने बढ़ा दिया है। अब जो वेतन भत्ते हैं वो हैं 259, 271, 283 और 333। कैसे कैसे देखिए, अकुशल जो श्रमिक है उसे प्रतिदिन 259 रुपए मिलने चाहिए, अर्धकुशल जो व्यक्ति है उसे मिलने चाहिए कम से कम 271, कुशल जो व्यक्ति है उसे मिलने चाहिए कम से कम 283, और उच्च कुशल जो व्यक्ति है उसे मिलने चाहिए कम से कम 333 रुपए। तो सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, इससे कम कोई भी नहीं देगा, इससे ज्यादा दे सकता है, इससे कम देना ये एक तरह से अपराध है। ठीक है, तो 4 कैटेगरियां हैं, हमें इनको याद रखना है। तो सरकार ने एक काम तो ये किया है कि इनका न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया। इसके अलावा क्या किया है कि जो निर्माण श्रमिक होते हैं, यानी जो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनमें शिक्षा और कौशल के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने कहा कि आपके बच्चों को, जो निर्माण श्रमिक हैं, जो मकान बनाने के काम में जो श्रमिक लगे हुए हैं, उनके बच्चों को कक्षा 6 के बाद में सरकार 8 से लेकर 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप देती है। और इसके अलावा अगर वो अच्छे नंबर लेके आते हैं या टॉप करते हैं तो उन्हें 4,000 से लेकर 35,000 रुपए तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये निर्माण श्रमिक हैं, इनमें अगर इन निर्माण श्रमिक में अगर महिलाएं हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, तो ऐसी महिलाओं को अगर लड़के का जन्म होता है तो 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, और लड़की का जन्म होता है तो 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर सिलिकोसिस पीड़ित जो मजदूर होते हैं, देखिए सिलिकोसिस के बारे में हम खूब पढ़ चुके हैं कि जो धूल मिट्टी से उड़ती है, जैसे जो खनन का काम होता है या कांच काटने का काम होता है या पत्थर काटने का काम होता है, मूर्ति बनाने का काम होता है, वो जब काम होता है तो उसमें बहुत सारा बुरादा उड़ता है, और वो बुरादा फेफड़ों में जाता है और वो जाके फेफड़ों को खत्म कर देता है। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जिन मजदूरों को ये बीमारी हो जाती है, अगर वो पीड़ित है, उनको पता चल गया है इस बीमारी का, तो उन्हें 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है मजदूर को, तो उसके आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राजस्थान सरकार की ओर से दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक लग रहे हैं, वो अगर अपने औजार या टूल किट लेकर आएंगे, या कोई नया औजार उन्हें खरीदना हो या कोई नई मशीन उन्हें खरीदनी हो, तो राजस्थान सरकार 2,000 रुपए तक की उन्हें सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा जो निर्माण कार्य यानी जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं, उनमें काम में लगे हुए हैं, उनके लिए सरकार 1.5 लाख रुपए तक का उन्हें अनुदान देती है, ताकि वो खुद का भी मकान बना सके। इसके अलावा एक और योजना है जिसका नाम है शुभ शक्ति योजना। क्या नाम है? शुभ शक्ति योजना। अब जो भी मजदूर या जो भी श्रमिक इस योजना के अंदर रजिस्टर्ड है, उन मजदूरों के जो पुत्रियां हैं,
या महिलाएं हैं, मान लीजिए उनकी वाइफ है या उनकी कोई अविवाहित पुत्री है, तो उस अविवाहित पुत्री को आगे पढ़ने के लिए या अपना उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 55,000 रुपए की राशि दी जाती है, ताकि वह महिला या उसकी पत्नी या उसकी बेटी अपना खुद का एक उद्योग स्थापित कर पाए। और इस योजना का नाम है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना ये जो श्रमिकों की जो बच्चियां हैं उन्हें, या श्रमिकों की वाइफ या पत्नियां हैं उन्हें, या खुद महिला श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 55,000 रुपए की राशि दी जाती है, ताकि वो अपना खुद का उद्यम स्थापित कर पाए। ठीक है। फिर निर्माण श्रमिक है, व्यवसायिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण किया जाता है सरकार के द्वारा, और 5 लाख रुपए तक अगर वो लोन लेते हैं तो उनको राजस्थान सरकार उनके ब्याज का भुगतान खुद करती है। तो इसमें जो एलिजिबल व्यक्ति होगा उसे प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अगर निर्माण श्रमिक, जो निर्माण कार्यों में जो श्रमिक लगे हुए हैं, उनके बच्चे अगर RS या IAS की प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जो RS की परीक्षा है वो उत्तीर्ण करते हैं उसकी प्री तो 50,000, और IAS की प्री उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए। यानी प्रशासनिक सेवाओं में भी इन जो ये वर्ग हैं इनके बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में आए, और प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए योजना चलाई जा रही है। अगर वो UPSC यानी IAS की प्रीलिम्स पास करेंगे तो 1 लाख, और RS की प्रीलिम्स पास करेंगे तो 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। यदि निर्माण श्रमिकों के बच्चे IIT या IIM में प्रवेश करते हैं, अगर उनका सिलेक्शन IIT या IIM में हो गया, तो उनकी जो कोचिंग की जितनी फीस है ना, वो सारी की सारी राजस्थान सरकार के द्वारा जो उनकी ट्यूशन फीस है वो उनको पुनर्भरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, जो मकान बनाने में या अन्य मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, अगर उनके बच्चे विदेश जाते हैं या उनके बच्चे विदेश जाने के योग्य हैं, तो सरकार के द्वारा 5,000 रुपए की सहायता उन्हें दी जाती है। और यदि इन श्रमिकों के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो एक तरह से भाई हर तरह से सरकार उन्हें कर रही है कि उन्हें पढ़ने के लिए, खुद के उद्योग धंधों के लिए, IIT IIM में प्रवेश के लिए, RS या IAS में एडमिशन के लिए, विदेश जाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए, सब तरह से सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। अगर वो प्रतियोगिता में भाग ले रहा है तो 2 लाख, कांस्य पदक जीत रहा है तो 5 लाख, रजत पदक 8 लाख, और स्वर्ण पदक यानी फर्स्ट स्थान पे आता है तो 11 लाख रुपए उन मजदूर के बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम है ई-श्रम पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य यही है कि कोरोना काल में इतने मजदूर थे और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ मजदूरों का हुआ बेचारों, तो सरकार के पास उस समय कोई डेटा भी नहीं था ताकि उनका कोई कल्याण के लिए योजना ला सके। तो सरकार ने यह प्रयास किया कि हम एक पोर्टल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ई-श्रम पोर्टल। तो ऐसे मजदूर जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उन मजदूरों को इस पोर्टल पे आके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उनको हम यूनिक नंबर देंगे और सरकार जो योजनाएं चलाएंगी वो उन्हें आने वाले समय में इस पोर्टल के माध्यम से हम उन्हें लाभान्वित भी करेंगे। तो एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया, और इसमें असंगठित मजदूर जो जैसे गिग वर्कर है, मतलब ऐप बेस्ड जो ऐप है ना, ओला, उबर, स्विगी वगैरह, वो भी इस पे आ जाएंगे। और घरेलू श्रमिक जो घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, कृषि श्रमिक हैं, या फिर ऐसे श्रमिक जो स्ट्रीट वेंडर यानी जो हमारे गली मोहल्लों में आते हैं ना सामान बेचने के लिए, तो इस प्रकार के लोग जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कहीं भी डेटा नहीं है, तो वो इस पोर्टल के ऊपर आके अपने आप को रजिस्टर करवाएं और सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। और कौन कौन से व्यक्ति इसमें आ सकते हैं? जो सरकारी कर्मचारी नहीं है या जिन्हें किसी भी सरकारी सहायता के तहत कोई पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है, जो असंगठित हैं, जिनकी आयु 16 से 59 साल तक है, जो EPFO या किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर भागीदार नहीं है, उनकी सहायता के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। और 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में रोजगार विभाग भी काम करता है, और रोजगार विभाग का मकसद यही है कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, और अगर उन्हें रोजगार तुरंत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जाए। और बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर क्या प्रावधान किया गया है कि 1 फरवरी 2019 से जो बेरोजगार पुरुष हैं उन्हें 4,000 रुपए, और जो बेरोजगार महिलाएं हों उन्हें 4,500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अब साथ में सरकार ने क्या प्रावधान किया गया कि भाई आपको 3 महीने तक कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी किसी सरकारी विभाग के अंदर आपको 3 महीने काम भी करना पड़ेगा ताकि आप में स्किल आए, आप सीख सको, ताकि खुद का भी आप रोजगार
कर सको। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की। इसके अलावा अलग अलग जगह पर राजस्थान सरकार मेगा जॉब फेयर आयोजित कर रही है। वहाँ अलग अलग कंपनियों को बुलाती है, लोगों को बुलाती है, और वहाँ कंपनियां उनकी योग्यता के हिसाब से लोगों का चयन करती है। तो ये लगभग हर जिलों के अंदर आयोजित किए जाने हैं। ये उदयपुर, अलवर, जयपुर, हर जगह आयोजित ये लगभग किए जाने हैं। फिर सरकार के द्वारा मॉडल करियर सेंटर की स्थापना की जा रही है। अब मॉडल करियर सेंटर पे क्या होता है कि भाई जो भी बेरोजगार है अपना बायोडाटा जाके दे दो। तो सरकार क्या करती है, उन सबको एक जगह उनका डेटा बनाती है, और जो कंपनियां हैं, जैसे कोई कंपनी उसे भर्ती करनी है, उसे कुछ लड़के चाहिए, तो वो मॉडल करियर सेंटर से कॉन्टैक्ट करती है कि भाई हमें इस योग्यता के लड़के चाहिए या लड़कियां चाहिए, और उसके हिसाब से तो जो बेरोजगार व्यक्ति हैं और जो कंपनियां हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के मकसद से मॉडल करियर सेंटर लगभग हर जिलों में शुरू करने का राजस्थान का प्रस्ताव है सरकार का, और अभी वर्तमान में 16 मॉडल करियर सेंटर काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, इसका काम भी यही है कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनमें कौशल विकास करके उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाए। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले आजीविका को मिशन के रूप में लेने वाला पहला प्रदेश कौन सा है, राजस्थान। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है जो रोजगार के लिए ही है। एक का नाम है राजविक, एक का नाम सक्षम, और एक का नाम समर्थ। अब देखिए तीनों के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले तो बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करने के लिए, तो ये क्या काम करती है, जो राजविक योजना है वो युवाओं को कौशल प्रदान करने की एक योजना है। ठीक है। दूसरी योजना है वो युवाओं और महिलाओं को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है, और जो तीसरी योजना है वो भी गरीबों को, निर्धन को, या बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को, कारागार में रहने वाले व्यक्तियों को कौशल प्रदान करती है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 3 कौशल योजनाएं चलाई जा रही है। इन 3 कौशल योजनाओं का उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको बाजार की मांग के हिसाब से हम स्किल डेवलपमेंट कराएं। तो ये अलग अलग वर्गों को कराती है। ये समर्थ योजना का मतलब है जो बिल्कुल कमजोर वर्ग हैं, जो भिक्षावर्ती हैं, कारागार में हैं, निर्धन हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, उनको प्रदान करती है। इसके अलावा सक्षम योजना है वो महिलाओं और युवाओं को डेडिकेटेड है। और ये जो राजविक योजना है ये बाजार में किस तरह का कौशल चाहिए, बहुत अच्छा कौशल चाहिए, तो उस तरह का भी कौशल ये उपलब्ध करवाती है। तो तीनों महत्वपूर्ण कौशल की योजनाएं हैं। इसके बाद में देखिए सक्षम और समर्थ के माध्यम से लगातार युवाओं को और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन्हें कौशल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब सरकार ने क्या किया, इन तीनों प्रायोजित योजनाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से एक ही जगह कलेक्ट कर लिया। तो इन तीनों योजनाओं को मिलाया और एक इनकी जो अम्ब्रेला योजना है उसको चलाया जा रहा है, और योजना का नाम है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री कौशल विकास के योजना के अंतर्गत तीनों योजना आती है, राजविक, सक्षम और समर्थ। तीनों योजनाओं को शामिल करके एक अम्ब्रेला स्कीम चलाई जा रही है। उसके बाद में राजस्थान युवा कौशल योजना। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, इसमें क्या किया जाता है कि कॉलेज परिसर के अंदर ही कौशल सेंटरों का निर्माण किया जा रहा है, कि कॉलेज के अंदर जब बच्चा पढ़ रहा है तो वहीं पर ही उसे कौशल दिया जाए, ताकि जब वो अपनी एजुकेशन पूरी करे ना तो बेरोजगार नहीं रहे, उसके पास स्किल है। जैसे मान लो कंप्यूटर सिखा दिया किसी को RSCIT सिखा दिया, या उसे अकाउंटिंग सिखा दी, उसे GST सिखा दिया, उसे इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दिया। तो इस तरह के अगर कोर्स बच्चों को वहाँ एजुकेशन में ही करवा दिए जाएं, ग्रेजुएशन में ही, तो फिर वे आगे जाके बेरोजगार नहीं रहेंगे और आराम से रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। इस योजना का संचालन RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, और कॉलेज परिसर में ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम पढ़ लेते हैं। तो एक जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब देखिए इस योजना के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कौशल विकास प्रदान करती है ताकि वहां पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया, 16 अगस्त 2014 को। बस इतना ही याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, और 16 अगस्त 2014 को। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कि प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार की योजना है, कौशल विकास करने के लिए योजना चलाई जा रही है। इसके बाद में संकल्प एक योजना चलाई गई है, संकल्प योजना। इसका भी मकसद यही है, संकल्प योजना का मकसद भी यही है कि सभी स्तरों पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाए और अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जाए। ठीक है। फिर सरकार के द्वारा प्रवासन सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार की तलाश में अपने
मूल जिले को या मूल राज्य को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन लोगों को रहने के लिए या उन्हें नौकरी में सहायता प्रदान करने के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, और वो प्रवासन सहायता केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है। वहां पर 90 दिनों तक व्यक्ति निःशुल्क रह सकता है, तो इतने दिनों में तो वो आराम से वहां रहने की सुविधा बना लेगा। तो ये इस सुविधा इसके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा एक चलाया जा रहा है भोर कार्यक्रम। भोर कार्यक्रम क्या है दोस्तों, जो भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति हैं या भिक्षुक व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, और रोजगार के लिए क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, उन्हें कौशल। तो जो भिक्षुक व्यक्ति हैं या भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को भोर कार्यक्रम के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। इसके बाद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण जल स्वच्छता सहायता संगठन। तो जल जीवन मिशन हमारा चलाया जा रहा है। आपको पता है कि सभी घरों तक जो नल, कार्यशील नल के माध्यम से जल पहुंचाना है, तो इस मिशन के अंतर्गत भी स्किल डेवलपमेंट कराई जा रही है, ताकि इसके तहत जो प्लम्बर, जो इलेक्ट्रीशियन, इन लोग इस स्किल को डेवलपमेंट कराया जा रहा है। क्योंकि भाई सबको जरूरत पड़ेगी, कल तक जब नल आपके घर आएगा तो आपको प्लम्बर की जरूरत भी पड़ेगी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो इन कोर्सेज में भी स्किल डेवलपमेंट करवाई जा रही है, ताकि इस मिशन का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो। इसके बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना भी की गई है। ये पिछड़े वर्गों को उद्योग स्थापित करने के लिए लोन देता है, पिछड़े वर्गों को स्किल डेवलपमेंट कराता है, ताकि ये वर्ग भी अपने उद्योगों की स्थापना कर पाए। ठीक है। फिर एक और मिशन है IM शक्ति। IM शक्ति ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या किया गया है, सरकार ने महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक फंड जारी किया है, और उस फंड के माध्यम से महिलाओं को, स्पेसिफिक फोकस किस पे है, महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें कौशल भी दिया जाएगा, वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, और यह सारा राजस्थान सरकार के द्वारा IM शक्ति के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा क्या क्या पहल की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग पहल की जाती है, और इसमें जो 3 विभाग है मुख्य रूप से यही पहल करते हैं रोजगार के लिए। तो ये कौन कौन से विभाग है, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त व विकास सहकारिता निगम, फिर जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग और अल्पसंख्यक विभाग। इनके द्वारा भी विशेष तौर पर अपने अपने जिस सेक्शन से संबंधित हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए ये काम करेगा, जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये काम करेगा, अनुसूचित जाति के लिए ये काम करेगा। तो इन 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी स्थापना है, जो कि अपने अपने रिलेटेड सेक्शंस में उद्योगों के विकास के लिए काम करते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस CSR के माध्यम से भी इन कंपनियों को भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौशल विकास में आप अपना CSR का धन डालो, ताकि आपकी CSR की जिम्मेदारी पूरी हो और लोगों को रोजगार भी मिल सके। ठीक है। फिर रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉयड। देखिए ये एक पहल होती है, जिसमें सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले भर्ती होगी, भर्ती के बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद में उन्हें परमानेंट जॉब के ऊपर रखा जाएगा। तो ये भी एक प्रयास राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत युवाओं को सबसे पहले अस्थायी तौर पर नौकरी की पेशकश की जाती है, फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और फिर परमानेंट रूप से उनको डिप्लॉय कर लिया जाता है, या परमानेंट रूप से उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए पर्यटन प्रशिक्षण के लिए, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, खूब संभावना है पर्यटन की। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कि उनको प्रोत्साहन किया जाए, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है, और वहां उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और फिर इस उद्योग के अंदर उनको रोजगार मिल जाते हैं। इसके बाद में सरकार क्या करती है कि रोजगार के लिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं ना, सरकार ये देखती है कि भाई आपके इफेक्टिव है या नहीं है, आप जिनको स्किल दे रहे हो उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसकी जांच के लिए थर्ड पार्टी यानी कोई तीसरे पक्ष से उनका वैल्यूएशन करवाया जाता है, और पता लगाया जाता है कि कार्यक्रम की इफेक्टिवनेस कितनी है। इसके बाद में एक अलग से प्रकोष्ठ या सेल भी राजस्थान सरकार की तरफ से गठित की गई है, जिसका नाम है ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ। तो ये क्या काम करती है, ये काम करता है कि विदेश में नौकरी हेतु जाने वाले इच्छुक युवाओं को सूचना देती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है, और उन्हें परामर्श प्रदान किया जाता है, और अलग अलग शिविरों की स्थापना की जाती है। भाई जो लोग भी बाहर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अब वो जानकारी कहाँ से ले, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने अलग से सेल बना रखी है, जो क्या काम करती है कि भाई विदेशों में किस किस तरह के रोजगार चल रहे हैं, विदेशों में किस किस तरह की स्किल चाहिए होती है, विदेशों में अगर आपको रोजगार के लिए जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, वहां पर किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वहां आप रहेंगे कैसे, वहां काम कैसे करेंगे, शर्तें क्या क्या होती है, ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अलग ही सेल बना रखी है, प्रकोष्ठ का मतलब अलग सेल बना रखी है, उसका नाम है ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो। ये तो ब्यूरो है, राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण सेल। तो ये सारी सेल उनको मदद करती है।
इसके बाद में प्रस्थान पूर्व दिशा निर्देश कार्यक्रम, अब विदेश में कोई व्यक्ति जा रहा है, वहां पर काम कर रहा है, तो उसको भी ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाती है। और 5 जिलों में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं, उनको बताया जाता है कि भाई वहाँ कौन कौन से नियम है, वहाँ पर आप सड़क पे चल रहे हो तो कौन से नियम आपको मानने हैं, आप काम कर रहे हो तो कौन कौन से नियम आपको मानने हैं, आप अपना पैसा कैसे भेजोगे उसके लिए क्या क्या नियम है। तो उनको सारी ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाती है। और 5 जिलों के अंदर ऐसे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम या ऐसे सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद में जो जेल कैदी हैं, जो जेल के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो किशोर हैं वो, और विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। अब देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया और वो जेल में चला गया, अब अगर उसे स्किल नहीं देंगे, उसको कोई रोजगार तो देगा नहीं कि भाई वो जेल जाके आ गया, तो अगर उसे कोई रोजगार नहीं देगा तो वापस वो इसी काम में लग जाएगा। तो इसके लिए सरकार ये प्रयास करती है कि जो जेल में जो व्यक्ति जा रहे हैं, जो कुछ ही समय के लिए, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में जिनकी सजा पूरी हो जाएगी, उन व्यक्तियों को स्किल दी जाए ताकि जब वो जेल से बाहर जाएं तो अपना खुद का रोजगार कर सके और इस जो ये अवैधानिक गतिविधियां इनसे वो दूर हो सके। इसके लिए भी सरकार अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रही है। फिर विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को। ये आप ध्यान रखें कि युवाओं को कौशल को समर्पित, युवाओं के लिए कौशल को समर्पित एक दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को ये उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा सरकार युवाओं को सम्मानित करने के लिए स्किल आइकन ऑफ द मंथ ये अवार्ड देती है हर महीने। स्किल आइकन ऑफ द मंथ, जो अलग अलग स्किल कार्यक्रम चल रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें जो युवा सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्किल आइकन ऑफ द मंथ का सम्मान भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति, तो जिला कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं और पूरे जिले के अंदर जितने भी कौशल की योजनाएं चल रही है उन सबको समन्वित करने के लिए, उन्हें अच्छी तरह इंप्लीमेंट करने के लिए जो एक समिति बनाई हुई है उसके अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर, और समिति का नाम है जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति। ठीक है, इसके बाद में वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल चैंपियन, तो युवाओं के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए ये एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और ये एक वैश्विक मंच है जहां पर पूरी दुनिया के अलग अलग स्किल प्राप्त किए हुए युवा आपस में आते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता, तो पूरे देश के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। भाई किसके पास कितनी ज्यादा स्किल है, तो उन्हें एक काम दिया जाता था कि भाई कंप्यूटर पे टाइपिंग कौन जल्दी करेगा या कढ़ाई बुनाई कौन जल्दी ज्यादा करेगा। तो इस तरह से जो उन्होंने स्किल सीखी है उसकी एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है ताकि उनमें एक अच्छी प्रतिस्पर्धा का निर्माण हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा भी अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे शायद एग्जाम में आने लायक ये नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद, ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, जो इंपॉर्टेंट डेट थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो हम सब ने कवर कर लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।